अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 101 के क्विज़ नंबर 2 का वेरीफाइड सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये MTH 101 के क्विज़ नंबर 2 का पहला सेट है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, आप काइंडली इनको एक नज़र देख लें। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जाता हूँ। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर डेट भी मेंशन्ड है और टाइम भी मेंशन्ड है। इंटीग्रल ऑफ 5 टू रेज पावर 2 इज, हमारे पास एक फंक्शन है और उसका इंटीग्रल हमने बताना है। फंक्शन हमारे पास जो है वो है 5 टू रेज पावर 2। सो इंटीग्रल ऑफ 5 टू रेज पावर 2 dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 25 dx। 25 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हम स्टार्ट में लेके आते हैं। 25 इंटीग्रल ऑफ 1 dx which is equal to 25x। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंड हो गया। अब जरा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फंक्शन y is equal to 100x minus x square is। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, इसकी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो हमने बतानी है। तो क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने जो गिवन फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया dy बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 2x। और क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 50 आएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी अंडरस्टैंड हो गए। अब जरा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज विड्थ इज 5 यूनिट एंड लेंथ इज 6 यूनिट विल बी। तो बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल -1 to 3, जो कि एक क्लोज इंटरवल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इट। हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास -1 से 3 इंटरवल है, इसमें डिफाइंड है और हमने जो है ना 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इस फंक्शन के लिए करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन का जो है ना वो फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ। एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दिया तो हमारे पास ये 2x आ जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इस फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि आया फंक्शन हमारा जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम है, और उसके बाद फिर हम फंक्शन की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव में लेता हूँ विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको अगेन से डिफरेंशिएट करें तो 2 आ जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 आती है। तो इसका मतलब है कि 0 के ऊपर जो फंक्शन है वो रिलेटिव मिनिमम है। हेंस एट x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन f of x has relative minimum, as relative minimum. Okay, R stand for relative and M stand for minimum. Relative minimum. Okay, तो मैं मिनिमम को पूरा लिख देता हूँ क्योंकि M stand for मैक्सिमम भी तो हो सकता है, relative minimum। ठीक है, और उसके बाद x इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो फंक्शन है उसकी जो फंक्शन जो है वो हैज रिलेटिव मिनिमम है, और इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो भी हम चेक कर लेते हैं। f of 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नन ऑफ दी। दूसरा ऑप्शन है इट्स रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू इज 9, जो कि करेक्ट नहीं है। इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 9, ये भी करेक्ट नहीं है। उसके बाद इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 0। इट्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 0, क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो है वो रिलेटिव मिनिमम है फंक्शन का। तो ऑफ कोर्स जो है ना फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो भी रिलेटिव मिनिमम होगी, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास रिलेटिव मिनिमम का वर्ड यूज होता आखिरी वाले ऑप्शन में तो फिर ये करेक्ट होता। इस वजह से जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये किसी ने गलती से मार्क किया है, इसको आप सही कर लें। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
बाय द वे आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगर दिए हो तो आपने इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करके या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करके चेक करना है, ठीक है। होप सो कि आपको इस सवाल की अंडरस्टैंड हो गया है। अब ज़रा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ -8 to 8 is subdivided into 16 equal spaced subintervals, then the left end point of 13th subinterval will be। ठीक है, हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फार्मूला गिवन है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये 3 फार्मूलाज हैं, ठीक है। लेफ्ट एंड पॉइंट के लिए पहला वाला फार्मूला है, ठीक है। राइट एंड के लिए ये वाला फार्मूला है और हमारे पास मिड पॉइंट के लिए ये वाला फार्मूला है, ठीक है। अब उसमें यहाँ पर वो कह रहा है कि -8 से लेके +8 तक हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है। -8 से लेके +8 तक हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है और इस क्लोज इंटरवल को अगर हम 16 इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो 13 सब इंटरवल होगा उसका लेफ्ट एंड पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लेफ्ट एंड पॉइंट को पूछा है उसने, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो जो की है उसकी वैल्यू तो आपने 13 पुट करनी है, क्योंकि हमें 13 का जो लेफ्ट एंड पॉइंट है वो चाहिए। तो यहाँ पे x13 स्टेरिक दिस इज इक्वल टू a, हमारे पास कितना है यहाँ पे इंटरवल में -8 है। -8 + 13 - 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे इक्वल स्पेस्ड सब इंटरवल्स हैं, तो हमारे पास जो डेल्टा x है वो कैसे फाइंड करेंगे। डेल्टा x विल बी इक्वल टू b - a, मतलब 8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय फार्मूला ये होता है ना डेल्टा x का, इक्वल स्पेस सब इंटरवल के लिए b - a/n। और यहाँ पे हमारे पास जो n है वो 16 है और हमारे पास जो b और a है वो हमारे पास वैल्यूज, यहाँ पे a की वैल्यू -8 है, b की वैल्यू 8 है, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डेल्टा x की जगह 1 पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे आंसर 4 आता है। तो मतलब जो 13 वाला इंटरवल है उसका जो लेफ्ट एंड पॉइंट है वो 4 है, ठीक है, जिस वजह से हमारे पास ये 4 आंसर आता है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से आप देख लें कि आपके पास कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये किसी ने गलती से मार्क की है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इन्हीं 3 फार्मूला से अगर आपसे राइट एंड पॉइंट पूछे या मिडिल पॉइंट पूछे तो तब भी आप उसको बता सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल की अंडरस्टैंड हो गया है। अब ज़रा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 0 to π, if the area under the curve f of x is equal to sin x is divided into 3 equally spaced rectangles of the width π/3, then by choosing middle point for height the area of middle rectangle is। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास एक क्लोज इंटरवल गिवन है, ठीक है। क्लोज इंटरवल हमारे पास जो है वो 0 से लेके पाई तक है। इसको हमने 3 इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम डेल्टा x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा x विल बी इक्वल टू b - a डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 3 होगी यहाँ पे। तो b हमारे पास पाई है -0/3, तो हमारे पास जो डेल्टा x है वो π/3 आ गया। तो यहाँ पर हम इस क्लोज इंटरवल को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है, 0 से हम π/3 पे जाएंगे, ये एक हमारे पास बन गया। उसके बाद π/3 से लेके π/3 में प्लस π/3 करें तो हमारे पास यहाँ पे π/3 प्लस π/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो इंटरवल बनता है वो 2π/3 से लेके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 2π/3 में π/3 ऐड करें तो पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो गिवन क्लोज इंटरवल था उसको हमने 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको डेल्टा x चाहिए था कि कितना डिफरेंस ऑन में 0 से π/3 पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद π/3 से π/3 में π/3 ऐड करें तो हमारे पास ये 2π/3 आ जाएगा। उसके बाद 2π/3 में π/3 ऐड करें तो हमारे पास ये पाई आ जाएगा, ठीक है। ये 3 हमारे पास बन गए। तो हमारा जो कंसर्न है वो इस मिडिल वाले के साथ है, क्योंकि उसने कहा है कि जो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है जो कर्व है sin x, इसका आपने जो मिडिल रेक्टेंगल बनेगी उसके अंदर आपने एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है मैं बता देता हूँ। a से b, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू sin x है, dx दिस इज इक्वल टू, जो इंटीग्रेशन का हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में जिस तरह से हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं वो ये फार्मूला है साइन, यहाँ पे मिडिल पॉइंट इसका कैसे फाइंड करेंगे। उसने कहा है ना कि मिडिल पॉइंट के ऊपर आप फाइंड करें,
तो यहाँ पे इस इंटरवल का जो मिडिल पॉइंट आप इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो मिडिल पॉइंट जो है वो π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन π/3 आ जाएगा इंटू b माइनस ए। बी माइनस ए क्या मतलब इन दोनों को इस सब इंटरवल्स में हमने फाइंड करना है ना इंटीग्रेशन, इन दोनों को आप b माइनस ए करेंगे, b है ये a है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2π/3 माइनस π/3 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करें साइन π/3 मतलब साइन 60 जो होता है वो π/3 साइन 60 हमारे पास कितना आएगा, ये π/2 आता है आई थिंक सो। लेट मी चेक, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, π/3 प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 2 ऐसे आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे पाई आता है, तो ये π/2 आता है, ठीक है। साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें, एलसीएम लें तो हमारे पास π/3 आंसर आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आता है वो π/3 आता है, ठीक है। जो मिडिल हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा उसमें हमारे पास गिवन फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है मिडिल पॉइंट के ऊपर बाई चूजिंग द मिडिल पॉइंट हमारे पास वो π/3 ही आएगी। होप सो कि आपको इस सवाल भी अंडरस्टैंड हो गया है। आप जरा हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Let A be the area of a rectangle under a continuous function f of x over a closed interval AB, ठीक है। If this area is divided into n sub rectangles, then width of the each approximated sub intervals is, हमारे पास वो होगी b minus a divided by n। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें वो क्या कह रहे हैं, बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन का लेट्स सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, और a से लेके b तक हमारे पास इस फंक्शन इस कर्व के नीचे हमारे पास जो एरिया वो हमें फाइंड करना है। तो उसको जब हम इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हर सब इंटरवल की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको ये सवाल भी अंडरस्टैंड हो गया है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानब। Okay, this is question number 8. If n goes from 1 to 4 and the summation of na is equal to maxima of e to raised power x in the interval minus e to 0, then the value of a is, okay। तो सबसे पहले तो हमने ये करना है ना कि हम वो क्या कह रहा है, इसको ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो समेशन हमारे पास क्या है, n जो है वो 1 से 4 पर है और फंक्शन हमारे पास क्या है, na है। दिस इज इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ e टू रेज पावर x। अब e टू रेज पावर x का मैक्सिमा जो है ना वो e की पावर, यहाँ पे जो हमारे पास 0 है इसको आप x की जगह पे रखें तो e की पावर 0 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें, n की जगह पहले 1 पुट करें तो a आ जाएगा, प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4a इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये 10a आ जाएगा और a की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। MTN 101 की क्विज नंबर 2 का वेरीफाइड सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इसका ये पहला सेट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ n goes from 1 to any larger even number then the summation of -1 to raised power n will be। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला है, इसको आपने सॉल्व करना है। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर n जो है ना वो 1 से कोई भी लार्जर इवन नंबर यहाँ पे आता है, ठीक है, लार्जर इवन नंबर जैसे 2, 4, 10, उसके बाद 20, कोई भी लार्जर इवन नंबर आता है और हमारे पास यहाँ पे -1 टू रेज़ पावर n है, तो ये किसके बराबर होगा। लेट्स सपोज वो लार्जर इवन नंबर जो है ना वो हमारे पास जो है वो ये L स्टैंड फॉर लार्जर इवन नंबर वो 10 है, या लेट्स सपोज वो 2 है या 4 कर लेते हैं। चलो समेशन n फ्रॉम 1 to 4 अगर करें -1 टू रेज़ पावर n, उसको अगर आप एक्सपैंड कर ले तो -1 की पावर 1 आता है, प्लस -1 की पावर 2 करेंगे तो +1 आ जाएगा, प्लस -1 की पावर 3 करते हैं तो -1 आता है, प्लस -1 की पावर 4 करते हैं तो दोबारा से प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर आप अरेंज करें तो -1 +1 -1 +1, ये कैंसिलेशन के बाद आंसर 0 आता है। इस बार हमने यहाँ पे 4 रखा था, ठीक है। अगर आप 8 रखते हैं तब ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। अगर आप 10 रखते हैं, 20 रखते हैं, आप लेट्स सपोज कोई से बड़े से बड़ा जो है ना वो इवन नंबर रखते हैं, 100 रखते हैं, 200 रखते हैं, 10,000 रखते हैं, जो बड़े से बड़ा इवन नंबर है ना वो अगर आप यहाँ पे रखते हैं और उसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी अंडरस्टैंड हो गया। अब जरा हम इस सेट के आखिरी क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ k goes from 0 to n in the summation of sin k,
वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो k की वेरिएशन है वो 0 से n पर है, ये हमारे पास जो है वो 0 से n पर है sin k, ओके। Then which of the following will be other expression for this given summation such that its lower limit changes to 0। इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर हम वो कह रहे हैं ना लोअर लिमिट 5 से स्टार्ट करें 5 और यहाँ पे आ जाएगा साइन के -5 और यहाँ पे आ जाएगा n+1, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले n की वैल्यू 0 से n पे हम मूव करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे साइन 0 आ जाएगा प्लस साइन 1 आ जाएगा प्लस सो ऑन अप टू साइन n आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड को अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे k की जगह सबसे पहले 5 पुट करें तो यहाँ पे 5 - 5 साइन 0 आ जाएगा। उसके बाद k की जगह 6 पुट करें, यहाँ पे प्लस आता है, कॉमन ही आता, प्लस साइन 6 - 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस साइन 7 - 5 करें तो 2, प्लस सो ऑन, और आखिर में यहाँ पे k की जगह n+1 पुट करें तो n+1 - 5, तो यहाँ पे साइन n बच जाएगा, ठीक है। तो ये और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ना इस दो सबमिशन को इक्वल लिख सकते हैं बाई चेंजिंग देयर लोअर एंड अपर लिमिट्स जो है ना वो डिफरेंट करने से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।